मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर बेकार है। मैं कुर्सी पर बैठकर युद्ध देख रहा हूँ। अगर इजराइल को लगता है कि मुझे मारकर वो जीत जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। ये युद्ध ईरान के युवाओं ने लड़ा है और वो अपराजित रहेंगे। अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो भी ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा। 86 साल के बुजुर्ग ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामनेई के इस बयान का पूरा हिस्सा अगर युद्ध में घायल अपाहिज ने भी सुना तो इजराइल के खिलाफ वो उठकर खड़ा हो गया। खामनेई के राष्ट्र के नाम संदेश ने वो काम किया जो आज के बम गोला बारूद नहीं कर पाते हैं। खामनेई की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। खामनेई का आधा शरीर भले ही पैरालाइज्ड हो गया है, लेकिन उनकी वाणी इजराइल और अमेरिका के बड़े से बड़े बमों पर आज भी भारी है। खामनेई के इस बयान के बाद सिर्फ ईरान ही नहीं, ईरान के दुश्मन इराक के लोगों की भुजाएं भी इजराइल को सबक सिखाने के लिए भड़कने लगी। लोगों की ये भीड़, लोगों का ये हुजूम, लोगों का ये सैलाब इराक की राजधानी बगदाद का है। जुम्मे वाले दिन जब बगदाद में लोग नमाज अता करके निकले तो सड़क पर ईरान के समर्थन में इकट्ठा होने लगे और उनकी इस भीड़ को तेहरान टाइम्स में रिपोर्ट किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई कहते हैं कि अमेरिका बड़ा शैतान और इजराइल कैंसर ट्यूमर जिसे काट करके फेंकना जरूरी है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि हमें पता है कि वो कहां छिपे हैं, लेकिन हम उन्हें मारेंगे नहीं, फिलहाल तो नहीं। इसी बीच पुतिन ने संदेश जारी किया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल खामनेई की हत्या की बात बार बार करता है। अगर खामनेई के साथ ऐसा कुछ होता है तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पेंडोरा बॉक्स खुलने का मतलब है तबाही आएगी। आगे कहा कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक का इस्तेमाल करने का अधिकार है। हमने इजराइल को बार बार बताया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने का इरादा रखता है। एक तरह से रूस ने इजराइल को चेतावनी दी है दोस्तों कि खामनेई की हत्या की बात कोई बच्चों का खेल नहीं है। खामनेई को नुकसान पहुंचाने की कीमत इजराइल झेल नहीं पाएगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से बाहर जा चुका है। अमेरिका ने सोचने समझने के लिए 14 दिन की मोहलत मांगी है। रूस के बाद तुर्की ने भी इजरायली हमलों की निंदा की है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठक आज शुरू हुई, जिसमें इजरायली हमलों की निंदा की गई है। इसी बैठक में अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इजरायली हमलों की निंदा की है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर राफेल मारियानो ग्रोसी के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि ईरान का कहना है कि ग्रोसी की गलत रिपोर्ट के कारण ईरान के ऊपर युद्ध थोपा गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ही बताया था कि ईरान ज्यादा यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है, वो परमाणु बम बना सकता है। उसके बाद इजराइल ने हमला बोल दिया और कहा कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता। ईरान की चाहत थी अगर इजराइल से युद्ध परमाणु युद्ध तक पहुंचता है तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करे। ये चाहत किस लिहाज से थी वो भी आपको जानना चाहिए। मीडिया में एक टर्म यूज किया जाता है दोस्तों, जिसे कहते हैं इस्लामिक बम। ईरान भाईचारे में इस इस्लामिक बम की मदद चाहता था, लेकिन जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जनरल मोहसिन रेजाई ने दावा किया कि अगर ईरान पर परमाणु हमला हुआ तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा, लेकिन अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान कुछ ही घंटों में मुकर गया और सीधे युद्ध में साथ देने से भी इनकार कर दिया। ये इस्लामिक बम नाम का शब्द दुनिया की जुबान पर कैसे आया दोस्तों, वो भी मैं आज आपको समझाती हूँ। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि 18 मई 1974 को भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया। इससे बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, हिंदू, यहूदी, ईसाई और कम्युनिस्ट के पास परमाणु बम है, सिर्फ इस्लाम बाकी है। भुट्टो ने रक्षा बजट बढ़ाते हुए पाकिस्तान का परमाणु प्रोजेक्ट तेज कर दिया। इन सब पर नीदरलैंड्स में बैठे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान भी नजर बनाए हुए थे। वे नीदरलैंड्स की फिजिक्स डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी FDO में काम करते थे। ये लेबोरेटरी यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज बनाती थी। अब्दुल कादिर ने FDO से यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए और 15 दिसंबर 1975 को चुपचाप
अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ पाकिस्तान वापस लौट गए। अब्दुल कादर की इस चोरी पर द गार्जियन अखबार ने लिखा, डॉक्टर खान स्टोल द बॉम्ब फॉर इस्लाम, यानी डॉक्टर खान ने इस्लाम के लिए बम चुरा लिया। अब्दुल कादर की इस हरकत को एक इस्लामी साजिश कहा गया। धीरे धीरे ये थ्योरी तेजी से फैली कि मुस्लिम देशों को परमाणु ताकत दिलाने की मुहिम चल रही है। मीडिया में इसे इस्लामिक बम कहा जाने लगा। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि सऊदी अरब ने 1970 और 80 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम के लिए भरपूर फंडिंग की। कुछ एनालिसिस्ट मानते हैं कि सऊदी अरब जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता था। 1980 और 1990 के दशक में ईरान, इराक, लीबिया, नाइजर और पाकिस्तान जैसे एक दूसरे के विरोधी मुस्लिम देश भी इस्लामिक बम के लिए साथ आ गए। 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन से परमाणु बम बनाने का ब्लूप्रिंट भी हासिल कर लिया। इसमें यूरेनियम विस्फोट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, 1985 से 1990 के बीच पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम यानी कि HEU मिल चुका था। इस दौरान पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच एक टेक्नोलॉजी स्वैप हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने सेंट्रीफ्यूज तकनीक दी और बदले में कोरिया ने परमाणु बम के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दी। अब्दुल कादर ने ईरान को भी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी दी। 1990 की अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया था, लेकिन परीक्षण नहीं किया था। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ को सही मौके का इंतजार था, जो 1998 में मिला। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण रेंज में 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी। इसके बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण की ठान ली। 17 दिन के बाद यानी 28 से 30 मई के बीच पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की रासकोह रेंज और खारन रेगिस्तान में 6 परमाणु परीक्षण किए। इसी के साथ पाकिस्तान दुनिया का परमाणु बम वाला पहला इस्लामिक देश बन गया। पाकिस्तान के परमाणु हथियार को एक ऐसे इस्लामिक बम के तौर पर पेश किया जाता रहा है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल सारे मुस्लिम देश कर सके। हालांकि ये सच्चाई से बहुत दूर है। इस बात का डर ट्रंप को था, इसीलिए ट्रंप ने पहली बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाकर लंच किया और यह आश्वासन लिया कि वो किसी भी हालत में इस्लामिक देशों के लिए भावुकता में बहकर परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस्लामाबाद ने इजराइल के खिलाफ परमाणु हमले की कोई बात नहीं की, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान ने ईरान के प्रति समर्थन जरूर जताया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन पर हमले किए हैं। अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो हर देश को ऐसा ही हश्र भुगतना पड़ेगा। ईरानी हमारे भाई हैं, उनका दुख हमारा दुख है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ईरान के पास मुस्लिम देशों का सपोर्ट है, लेकिन सीधा सैन्य सहयोग नहीं है। ईरान अकेले इजराइल पर भारी पड़ रहा है। हालात ये हैं दोस्तों कि इजराइल में हर मिनट में कोई न कोई युद्धक घटना हो रही है। ईरान में इजराइल बम बरसा रहा है। बदले में इजराइल के भीतर ईरान जो कार्रवाई कर रहा है, उससे इजराइल के आम लोग दहशत में हैं। स्कूल और ऑफिसेस बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों, मैंने आपके अनुभव में कुछ नई जानकारियां जरूर जोड़ी होंगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।